हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष भार्गव। कक्षा 11वीं फिजिक्स के इस वीडियो में आज हम न्यूटन के गति के द्वितीय नियम की चर्चा करते हैं। हमने देखा है कि जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो बल लगाने से उस वस्तु के वेग में परिवर्तन हो जाता है, और जब वेग में परिवर्तन होगा तो उसके संवेग में परिवर्तन हो जाएगा। तो इस प्रकार जो हमने बल आरोपित किया हुआ है और जो वस्तु के संवेग में परिवर्तन हो रहा है उसके बीच में एक संबंध बताया गया, उसे ही न्यूटन के गति का द्वितीय नियम कहते हैं। सबसे पहले हम बात करें इसके नियम क्या है कि यदि वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुपाती होती है और यह परिवर्तन उस दिशा में होता है जिस दिशा में बल लगाया जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है या समानुपाती होती है, और यह परिवर्तन आरोपित बल की दिशा में ही होता है। अब इसका हम गणितीय रूप भी देख लें। हम मान लेते हैं कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु है और वो v वेग से गतिशील है, तब वस्तु का संवेग p बराबर कितना हो जाएगा, m इंटू वी। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग, तो वेक्टर p इक्वल टू m वेक्टर v। समीकरण 1 मान लेते हैं। यदि हम उस पर कोई बल F लगाएं डेल्टा t समय तक, जिससे उसके संवेग में परिवर्तन डेल्टा p हो जाता है, तो संवेग जो गति का दूसरा नियम है उसके अनुसार क्या होगा, जो आरोपित बल है वो संवेग में परिवर्तन के अनुपाती होता है, तो F समानुपाती डेल्टा p अपॉन डेल्टा t। जब हम समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो एक नीतांक जोड़ देंगे, तो F बराबर k डेल्टा p अपॉन डेल्टा t, जहाँ k एक अनुपातिक नीतांक है और इसका मान मात्रकों के चयन पर निर्भर करता है कि मात्रकों का चयन किस प्रकार किया गया है। तो यहाँ पे हम इस प्रकार चयन करते हैं मात्रकों का कि k बराबर 1 मिले, तो इस स्थिति में F बराबर हो जाएगा डेल्टा p अपॉन डेल्टा t। इसे हम समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। अब समीकरण 1 में हमने देखा है कि डेल्टा p जो p बराबर होता है mv, तो ये मान हम यहाँ रख देंगे, तो वेक्टर F इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा m v का वेक्टर अपॉन डेल्टा t। चूँकि m नीतांक है तो ये ब्रैकेट से डेल्टा के बाहर हो जाएगा, तो m डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। अब ये डेल्टा v अपॉन डेल्टा t क्या है, वेग में परिवर्तन की दर, और वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण। तो डेल्टा v अपॉन डेल्टा t बराबर a वेक्टर वस्तु में उत्पन्न त्वरण, तो ये मान रखेंगे, तो F बराबर हो जाएगा ma वेक्टर के साथ। अब यदि हम बल का परिमाण निकालना चाहें मैग्नीट्यूड, तो F इक्वल टू हो जाएगा ma, और इनवर्ट्स हम कह सकते हैं बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। समीकरण 3 और 4 ये दोनों ही न्यूटन के गति के दूसरे नियम के रूप हैं। अब हम देखते हैं इसके आगे इम्पल्स। जब किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन होता है तो ये परिवर्तन दो प्रकार से होता है। पहला, जब हम कम परिमाण का बल अधिक समय के लिए लगाएं, और दूसरा अधिक परिमाण का बल कम समय के लिए लगाएं। दोनों स्थितियों में संवेग में परिवर्तन होगा। जैसे हम कुछ दैनिक जीवन में उदाहरण देखते हैं कि हम दीवार में हथौड़े की सहायता से किसी कील को ठोकते हैं, या बल्ले के द्वारा गेंद को मारते समय, अथवा बंदूक से गोली चलाते समय। इस समय बहुत अधिक परिमाण का बल लगता है, लेकिन कितने समय के लिए, बहुत कम समय के लिए। तो इस स्थिति में बल और जो समय लग रहा है उनका अलग अलग मापन संभव नहीं हो पाता है, लेकिन मापन करने के लिए हम बल और समय अंतराल दोनों का गुणनफल करके हम मापन कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं आवेग क्या हुआ, कि जो आवेग है बल के कुल प्रभाव की माप को निरूपित करता है, और वास्तव में परिभाषा क्या है इसकी, कि बल और समय अंतराल के गुणनफल को उस बल का आवेग कहते हैं।
आवेग, बल का आवेग बराबर बल गुणा समयंत्रण। अब हम यदि ये मान लें कि किसी वस्तु पर F बल समयंतराल डेल्टा टी तक कार्य कर रहा हो, तो बल का आवेग हो जाएगा J इक्वल टू एफ डेल्टा टी, समीकरण 1 हो जाएगा। इस प्रकार आवेग का परिमाण J इक्वल टू एफ डेल्टा टी। यदि हम इसका मात्रक निकालें तो आवेग का मात्रक जो होगा बल का मात्रक गुणा समय का मात्रक। बल का मात्रक CG इसमें डाइन है तो डाइन इंटू सेकेंड हो जाएगा, और SI पद्धति में न्यूटन है तो न्यूटन इंटू सेकेंड हो जाएगा। विमीय सूत्र निकालेंगे तो mL(T⁻⁻1). आवेग एक सदिश राशि है और इसकी दिशा बल की दिशा में ही होती है। अब हम आवेग संवेग प्रमेय को भी देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन इस पर ही पूछा सकता है कि आवेग किसे कहते हैं, और सिद्ध कीजिए। आवेग संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है, संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। तो आवेग संवेग प्रमेय ये कहती है कि किसी बल का आवेग उस बल द्वारा उत्पन्न संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। माना वस्तु पर F बल डेल्टा टी समयंतराल के लिए लगाया जा रहा है, जिससे उसके संवेग में परिवर्तन डेल्टा पी हो जाता है, तब न्यूटन के द्वितीय नियम से क्या होगा, F बराबर डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। इसका हम त्रियक गुणा कर दें तो F डेल्टा टी बराबर हो जाएगा डेल्टा पी, समीकरण 1 हो जाएगा। परंतु बल का जो आवेग होता है वो होता है G बराबर F डेल्टा टी। तो इस स्थिति में मान रखेंगे यदि हम F डेल्टा टी के स्थान पर समीकरण 1 में, तो G बराबर हो जाएगा डेल्टा पी, या बल का आवेग बराबर संवेग में परिवर्तन। तो जो आपका प्रश्न पूछा जा सकता है वो इसी प्रकार के सिद्ध कीजिए कि बल का आवेग संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। तो साथ में आवेग की परिभाषा भी पूछ सकते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि यदि किसी वस्तु पर 20 न्यूटन का बल जो है 0.5 सेकंड तक लगाते हैं तो बल का आवेग कितना होगा और संवेग में परिवर्तन कितना होगा। तो जो बल का आवेग होगा वही संवेग में परिवर्तन होगा। तो F बराबर 20 न्यूटन, डेल्टा टी बराबर 0.5 सेकेंड, तो बल का आवेग कितना हो जाएगा, J बराबर F डेल्टा टी। F की वैल्यू 20 है, डेल्टा टी 0.5 है, तो 10 न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। और वस्तु के संवेग में परिवर्तन उसके बल के आवेग के बराबर होता है, तो इसी को हम कह सकते हैं 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब हम आवेग की अवधारणा का कुछ उपयोग भी देख लेते हैं कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। इसके कुछ उदाहरण जो हैं वो क्या हैं। चूँकि आवेग संवेग प्रमेय से F डेल्टा टी बराबर डेल्टा पी होता है, या F बराबर होता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी गति के द्वितीय नियम से। इससे हम पता चल रहा है कि डेल्टा टी का मान अधिक होगा तो संवेग में परिवर्तन की दर कम होगी, और संवेग में परिवर्तन की दर कम होगी तो बल भी कम होगा। अर्थात डेल्टा टी का मान कम है तो F का मान अधिक होगा, और डेल्टा टी का मान अधिक है तो F का मान कम होगा। अब एक दैनिक जीवन में हम एक उदाहरण बड़ा अच्छा देखते हैं कि जब क्रिकेट खेलते हैं तो जो खिलाड़ी होते हैं वो गेंद को कैच लेते समय अपने हाथ को पीछे की ओर खींच लेता है। इसका कारण ऐसा करने से क्या होता है कि जब गेंद को कैच लेते समय पीछे की ओर खींचेंगे हाथ को तो संवेग में परिवर्तन होता है, और पीछे करने पर जो समयंतराल है डेल्टा टी उसका मान बढ़ जाता है। जब समयंतराल बढ़ेगा तो संवेग में परिवर्तन की दर कम होगी, और संवेग में परिवर्तन की दर कम होने से बल का आवेग कम होगा। बल का आवेग कम होने से हमारे हाथों में चोट लगने की संभावना कम हो जाती है। एक और एग्जांपल देखें। जो सर्कस में जो कलाकार होते हैं वो क्या करते हैं, जो ऊंचाई से कूदते हैं तो या तो जाली पर या फिर मोटे गद्दे हुए बिछे हुए थे, क्योंकि जब जाली पर या मोटे गद्दों पर कूदेंगे तो उस समय संवेग में परिवर्तन के समयंतराल का मान बढ़ जाता है, क्योंकि वो कुछ नीचे तक झुकेंगे या गद्दों में अंदर थोड़ा तक रुकें, अंदर जाके रुकेंगे। तो ऐसा करने पर जो टाइम इंटरवल है उस टाइम इंटरवल का मान बढ़ेगा, इससे संवेग में परिवर्तन दर कम होगी और बल का मान कम हो जाता है, इससे कलाकारों को चोट नहीं लगती है।
यदि हम किसी ऊंचाई से कूदना चाहें और यदि पक्का फर्श है तो हमें चोट लगती है, और यदि इसके बजाय रेत पर कूदें या कच्चा फर्श है तो हमें कम चोट लगने की संभावना होती है। क्यों? जब हम पक्के फर्श पर कूदेंगे तो पैर हमारे तुरंत स्थिर हो जाएंगे, परंतु यदि कोई रेत होगी तो हमारे पैर को स्थिर होने में कुछ समय लगता है, अर्थात समय अंतराल बढ़ जाता है। समय अंतराल बढ़ने से समय अंतराल जब बढ़ेगा तो उस स्थिति में बल का आवेग कम हो जाएगा। बल का आवेग कम होने से पैरों को चोट कम लगती है। अब हम देखते हैं न्यूटन का तीसरा जो नियम हमने पढ़ा था कि प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। हम जानते हैं कि यदि हम किसी वस्तु पर एक क्रिया बल लगाएं तो वो वस्तु हम पर प्रतिक्रिया बल लगाती है। यहाँ ध्यान देना है कि क्रिया और प्रतिक्रिया बल एक ही वस्तु पर नहीं लगते हैं, बल्कि अलग अलग वस्तुओं पर लगते हैं। एक एग्जाम्पल देखें, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक टेबल है। इस टेबल पर एक आयताकार वस्तु रखी हुई है, ए बी मेज पर रखी हुई है। तब इस स्थिति में वस्तु का स्वयं का भार होगा। ये भार मेज पर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लगेगा। तो न्यूटन के तीसरे नियमानुसार मेज भी वस्तु ए पर उतना ही एक बल लगाती है, उसे हम प्रतिक्रिया बल कहते हैं, जिसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि वस्तु का जो भार है वो नीचे की ओर काम कर रहा है, ये उसका क्रिया बल है, और टेबल के द्वारा वस्तु पर जो बल काम कर रहा है वो प्रतिक्रिया बल ऊपर की ओर काम करेगा, ठीक विपरीत दिशा में, जो आर है। अब यदि हम वस्तु ए द्वारा बी पर लगाया गया बल, इसको हम वेक्टर एफ बी ए से प्रदर्शित करें, और बी द्वारा ए पर लगाया गया बल एफ ए बी से प्रदर्शित करें, तो न्यूटन के तीसरे नियम से क्या होगा? एफ बी ए बराबर माइनस एफ ए बी। एफ बी ए अर्थात ए द्वारा बी पर लगाया गया बल, और एफ ए बी बी द्वारा ए पर लगाया गया बल। तो यहाँ पर ऋण चिन्ह हमें ये बता रहा है कि क्रियाबल और प्रतिक्रिया बल परस्पर विपरीत प्रकृति के होते हैं, विपरीत दिशा में काम करते हैं। और यदि हम एफ ए बी को बाएं पक्ष में लेके आए तो एफ बी ए प्लस एफ ए बी बराबर 0। तो यदि क्रियाबल और प्रतिक्रिया बल का हम योग करें तो उसका आंसर हमें 0 मिलेगा। अब हम न्यूटन गति के तीसरे नियम के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जब कुएं से पानी से भरी हुई बाल्टी खींचते हैं और यदि अचानक रस्सी टूट जाए तो क्या होता है? व्यक्ति पीछे की ओर पड़ता है। या हम जो रस्सा कसी का खेल होता है, जिसमें आधे लोग एक तरफ से रस्सी पकड़ कर खींचते हैं, आधे लोग दूसरी तरफ रस्सी पकड़ खींचते हैं, और यदि एक तरफ से यदि रस्सी को छोड़ दिया जाए तो दूसरी तरफ वाले सभी प्रतिभागी हैं वो गिर जाते हैं। उसका कारण क्या है? दोनों कारण एक ही है। जब कुएं से पानी से भरी बाल्टी खींचते हैं तो व्यक्ति द्वारा रस्सी पर बल लगाया जाता है, और रस्सी भी अपने तनाव के कारण उतना ही बल व्यक्ति पर लगाती है। अर्थात व्यक्ति द्वारा लगाया गया बल क्रिया है और रस्सी द्वारा व्यक्ति पर लगाया बल प्रतिक्रिया है। यदि रस्सी टूट जाती है तो प्रतिक्रिया बल समाप्त हो जाता है, अतः व्यक्ति की क्रिया के दिशा में ही अर्थात पीछे की ओर बल लगने के कारण वो गिर जाता है। जब बंदूक से गोली दागी जाती है, चलाई जाती है, तो चलाने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का लगता है, क्योंकि जब बंदूक के अंदर बारूद भरा हुआ है और जब वो जलेगी तो गैस उत्पन्न होती है, वो गोली पर बल लगाएगी, जिससे गोली बहुत अधिक वेग से आगे की ओर जाएगी। जब गोली आगे की ओर जाएगी तो गोली उतना ही बल बंदूक पर पीछे की ओर लगाती है, जिससे बंदूक चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगता है। जब कोई व्यक्ति नाव से कूदकर किनारे पर आता है तो नाव पीछे की ओर हट जाती है। ये भी क्रिया प्रतिक्रिया का उदाहरण है। नाव से जब कूदते समय, जंप करते समय व्यक्ति नाव को पैर से पीछे की ओर दबाता है, अर्थात क्रिया बल लगाता है, और तीसरे नियमानुसार नाव भी उस पर उतना ही प्रतिक्रिया बल आगे की ओर लगाएगी, जिससे व्यक्ति किनारे पर आ जाता है और नाव पीछे की ओर हट जाती है। इसी प्रकार तैरता समय जब कोई व्यक्ति पानी में तैरता है तो क्या करता है? वो अपने हाथों से पानी को पीछे की ओर धकेलता है,
अर्थात पानी पर एक क्रिया बल लगता है। जब क्रिया बल लगेगा तो पानी भी व्यक्ति पर उतना ही प्रतिक्रिया बल लगाएगा, जिससे व्यक्ति आगे की ओर बढ़ जाता है। तो इस प्रकार आज हमने न्यूटन के गति के द्वितीय नियम और उसके गणितीय व्याख्या देखी। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है और इस पूछा जाता है कि न्यूटन की गति का द्वितीय नियम लिखिए तथा इसकी गणितीय व्याख्या भी कीजिए। इसके साथ साथ न्यूटन गति के जो तीसरा नियम क्या है और उसका उदाहरण क्या है, उदाहरण जो अलग अलग हैं वो भी हमने देखा। साथ ही आवेग किसे कहते हैं और आवेग संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है, इसकी व्याख्या भी हमने की है। और साथ ही आवेग के जो उदाहरण हैं, उसके अनुप्रयोग हैं, उसके बारे में भी हमने चर्चा की। आशा है आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आएगा। अगले वीडियो में हम इसके आगे के टॉपिक लेके फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।